हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के संगठन तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए या कार्यों का वर्णन कीजिए। कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो था सर्वोच्च न्यायालय के संगठन तथा शक्तियों का वर्णन। बिल्कुल एज इट इज़, इसमें थोड़ा परिवर्तन है। कार्यों में सिर्फ एक या दो शब्द इसके अंदर परिवर्तित करेंगे और परिवर्तित करने के पश्चात यदि हम पुट कर दें तो एज इट इज लैंग्वेज के अंदर प्रयोग करनी है। स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। भारत में एकल न्याय व्यवस्था है, यानी कहने का मतलब है एक जैसी न्याय व्यवस्था है। सबसे ऊंचा स्थान सर्वोच्च न्यायालय का है। उसके अधीन राज्यों में उच्च न्यायालय पाए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 231 में यह भी कहा गया है कि संसद दो या दो से अधिक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब या ये कह दें, उदाहरण के लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। अब रचना की बात आती है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। इनकी संख्या राज्यों की जरूरतों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। योग्यताएं वही हैं जो पहले में पढ़ा था। न्यायाधीशों की नियुक्ति वही है जो पहले पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर एक बात जोड़नी है। जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल की सलाह से की जाती है। कार्यकाल सेम एज इट इज है। पद से हटाने की जो विधि है वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि है। वेतन सेम एज इट इज है। सिर्फ हम लिखेंगे यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन 2,50,000 रुपये है, जबकि अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2,25,000 रुपये मासिक है। आगे ये शपथ है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण, वकालत करने पर प्रतिबंध, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है इसके उच्च न्यायालय की शक्तियों अथवा कार्य। तो इसके अंदर न्याय संबंधी जो शक्तियां हैं, प्रारंभिक अक्षेत्राधिकार। तो इसके अंदर क्या है? कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई उच्च न्यायालयों में कुछ दीवानी और फौजदारी मुकदमे प्रथम बार सीधे ही पेश किए जा सकते हैं। उनके लिए आवश्यक नहीं है कि वे पहले अधीनस्थ न्यायालयों में पेश किए जाएं, जैसा कि अन्य राज्यों में पाया जाता है। दूसरा जो पॉइंट होगा इसके अंदर, नौकाधिकरण, या लिख सकते हैं नौकरशाही या कर्मचारी वर्ग, इच्छा पत्र, विवाह विधि, कंपनी विधि तथा विवाह विच्छेद यानी तलाक आदि के मुकदमे भी सीधे उच्च न्यायालय के पास आ सकते हैं। अब इसके बाद आता पॉइंट नंबर 3। उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी रक्षक है। यदि किसी नागरिक को यह लगे कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो वह सीधा सर्वोच्च न्यायालय में अथवा उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकता है। इसके बाद आता है अपीलीय अक्षेत्राधिकार। देखिए, हमने पहला जो क्वेश्चन पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय में, वो किसके विरुद्ध अपील सुनता है? उच्च न्यायालय के विरुद्ध। उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार रखता है। लेकिन अब उच्च न्यायालय की बात आती है तो उच्च न्यायालय किसके विरुद्ध? जो जिला न्यायालय हैं उनके विरुद्ध, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार रखता है। बाकी एज इट इज जो का त्यों है। तो दीवानी मामलों में उच्च न्यायालयों में कोई भी अपील पहली अपील होगी या दूसरी अपील। पहली अपील का अर्थ है कि जिला न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सीधे उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, यानी जिला न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यहाँ तक लिख देंगे। अब आता है इसके अंदर फौजदारी मामले। फौजदारी मामले कौन से मामले हैं? यदि सेशन जज ने, सेशन जज का यानी जिलाधीश ने किसी अपराधी को मृत्युदंड दिया हो तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय से होनी चाहिए।
वह अपराधी स्वयं भी उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। या हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यदि सेशन जज ने किसी अपराधी को मृत्युदंड दिया हो तो अपराधी उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। नंबर 2, यदि निचले न्यायालय ने किसी अपराधी को 4 वर्ष या इससे अधिक की सजा दी हो, यदि 4 वर्ष से कम सजा है तो वो अपील नहीं कर सकता। तो कितनी होनी चाहिए वो, 4 वर्ष या इससे अधिक। इसके बाद आता है किसी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के, यानी जो स्थानीय जो न्यायालय हैं, न्यायाधीश हैं, के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी। अब इसके बाद आता है नंबर 4, उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ऐसी अपील प्रत्येक मुकदमे में नहीं हो सकती। कानूनानुसार या कानून के अनुसार जिन अभियोगों यानी मुकदमों में अपील की जा सकती है उनके लिए अनिवार्य है कि संबंधित उच्च न्यायालय अपील करने की आज्ञा दे। अब आता है इसके बाद प्रशासन संबंधी शक्तियाँ। प्रशासन संबंधी शक्तियों में क्या होगा, उच्च न्यायालय का न्याय संबंधी अधिकारों के अलावा प्रशासन संबंधी अधिकार भी होते हैं। जैसे वह अपने अधीनस्थ यानी अपने नीचे किसी भी न्यायालय के कागजों को मंगवाकर उनकी जांच पड़ताल कर सकता है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, उच्च न्यायालय के किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के कागजों को मंगवाकर जांच पड़ताल कर सकता है। जो कहते हो एज इट इज है। किसी मुकदमे को एक न्यायालय से हटाकर निर्णय लेने के लिए दूसरे न्यायालय में भेज सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट कर सकता है किसी भी उच्च न्यायालय को। नंबर 3 पॉइंट, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के शेरिफ, क्लर्क, वकील तथा अन्य कर्मचारियों की फीस निश्चित करता है। यही काम कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। नंबर 4, यदि किसी न्यायालय में ऐसा मुकदमा चल रहा हो जिसमें भारतीय संविधान की व्याख्या का प्रश्न पैदा होता है तो उच्च न्यायालय उस मुकदमे को अपने पास मंगवाकर निर्णय दे सकता है। यानी सेम वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे वही है। अब न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति, ये भी पहले वाला जो कहते हुए है, तो इसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं। जहाँ तक आपने मार्क किया है वहाँ तक आप इसको लर्न कर लोगे। तो जो कल हम जो क्वेश्चन करेंगे वो न्याय के पुनर्निरीक्षण से आपका क्या अभिप्राय, तकरीबन ये क्वेश्चन 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।